Hind once again. Chandrakant sir is here in front of you with another topic of a very important chapter, that is the breathing and exchange of gases. Student, you must be remembering that in my last video I have explained the entire respiratory system of human being. आपने पढ़ा होगा and I hope that you must have liked that video, clear, which was based on totally respiratory system of the human being. Clear? आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट breathing and exchange of gases chapter का, that is the 17th chapter of the NCERT. तो जो टॉपिक हमारा वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. आज हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे ब्रीदिंग होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे होता है. वी विल डिस्कस इट टुडे. क्लियर? सो व्हाट इज ब्रीदिंग? दिस यू ऑलरेडी नो. ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस ऑफ intake of air rich in oxygen and output of air rich in carbon dioxide. ये होता है स्टूडेंट क्या? ब्रीदिंग. इसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं. ठीक है? सिंपली द गैसियस एक्सचेंज. क्लियर? यू ऑलवेज टेक एयर. आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते हो. I have inhaled air and that contain oxygen, that contains CO2 and nitrogen also. Clear? And when we exhale air, same thing we exhale. Clear? So breathing, it is simply the intake of air rich in oxygen and output of air that is rich in carbon dioxide. This is the simple definition of breathing. Now breathing has two parts. अब देखोगे breathing के दो पार्ट होते हैं. Clear? You have idea that inhalation, clear, and exhalation. Clear? Inhalation and exhalation. Inhalation को हम लोग इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, एक्सहेलेशन को हम लोग एक्सपिरेशन भी बोलते हैं. क्लियर? तो ये तो मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ ब्रीदिंग. इनटेक ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एज द इनहेलेशन. आउटपुट ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सहेलेशन. क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. अब स्टूडेंट, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के लिए हमारे बॉडी में देयर इज अ मशीनरी. क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीनरी काम करती है. क्लियर? एंड यू हैव आइडिया दैट वी हैव अ थोरैसिक कैविटी, वी हैव अ रिब केज. आप पहले इसको जान लो, तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे. पहले आप इसको समझ लो, उसके बाद ही हम लोग आगे की कहानी सुनाएंगे. क्लियर? तो पहले तो देखो रिब केज है. रिब केज यू नो, यहाँ पे स्टर्नम है. स्केलेटल सिस्टम में पढ़ोगे, ये एक बोन होती है स्टर्नम. देन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर. क्लियर? पीछे हमारे वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है. क्लियर? और नीचे अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था डायफ्राम है. तो ये सारी चीजें मिलके एक एयर टाइट चैम्बर बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द थोरैसिक चैम्बर और द थोरैसिक कैविटी. क्लियर स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी में हमारे लंग्स जो होते हैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं. क्लियर? आवर लंग्स रिमेन वेल प्रोटेक्टेड इन अ एयर टाइट चैम्बर कॉल्ड एज द रिब केज और थोरैसिक कैविटी आप बोल सकते हो. क्लियर? कहीं से भी लीकेज नहीं होता है. अगर लीकेज होगा तो लंग्स हमारे कोलैप्स कर जाएंगे. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर. पिछले लेक्चर में मैंने ये आपको अच्छे से बताया था. क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक्चुअली होता कैसे है. आंधी कैसे चलती है, हवा कैसे चलती है, आपको पता ही है. फिजिक्स का रूल आप जानते हो कि किसी एरिया में लो प्रेशर अगर हो गया तो आसपास जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ से लो प्रेशर की तरफ एयर अपने आप बहने लगती है. तो सिंपली यही चीज़ हमारे बॉडी में भी होता है. क्लियर? हमारे लंग्स के अंदर क्या है, हमारा लंग्स के अंदर पल्मोनरी चैम्बर है. ठीक है? क्लियर? तो जब हमारे लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया, ठीक है, एज कंपेयर टू आउटसाइड एटमॉस्फेयर, बाहर के वातावरण के कंपैरिजन में हमारे लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम होता है, तो ऑटोमेटिकली एयर कम्स इन. क्लियर? ये तो इंस्पिरेशन हो गया. एग्जैक्ट मैकेनिज्म आई विल टेल यू, पूरा कैसे कैसे एयर प्रेशर घटता है बढ़ता है, आई विल टेल यू. क्लियर? और एक्सपिरेशन में क्या होता है? अपोजिट ऑफ दिस. व्हेन द
पल्मोनरी प्रेशर यानी प्रेशर इनसाइड द लंग्स और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर जब एयर का प्रेशर ज्यादा हो गया किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन ऑटोमेटिकली एयर फ्रॉम इनसाइड इट इज एक्सपेल्ड आउटसाइड। तो ये होता है सिंपल मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। क्लियर? तो आपने अभी दो चीज देखा कि कौन कौन सी मशीनरी होती है, यानी हमारा वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम। वर्टिब्रल कॉलम हमारे डॉर्सल साइड में पीछे वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे वेंट्रल साइड में स्टर्नम और लेटरल साइड में रिब्स हैं और नीचे डायफ्राम। ये सब मिलके क्या बना रहा है हमारे, ये थोरैसिक चैम्बर बनाता है। क्लियर? ये कभी कभी पूछता है नीट एग्जामिनेशन में कि थोरैसिक चैम्बर में क्या क्या चीजें होती है, व्हाट मेक्स द थोरैसिक चैम्बर। तो ये चार नाम आप याद रखिएगा। और एग्जैक्ट वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड में, स्टर्नम है वेंट्रल साइड में, ये आपको ध्यान देना, और लेटरल साइड में रिब्स हैं और नीचे की तरफ डायफ्राम होता है यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे डायफ्राम है, ये दिस इज द डायफ्राम, डायग्राम में आप देख सकते हो। इधर हमारा स्टर्नम हो गया और ये इधर रिब्स लगी रहती है, पूरी रिब्स होती है यहाँ पे, और ये पीछे दैट इज द बैकबोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर? दिस इज द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। ये 17.2 वाला डायग्राम है। क्लियर? फिगर 17 ए एंड बी, ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी ओपन करके। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा थोरैसिक चैम्बर हो गया। बाकी प्रेशर ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है। देयर इज अ लाइन व्हिच इज रिटन इन द एनसीईआरटी, मैं पढ़ रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनना। द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। क्लियर? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। जब तक ये डिफरेंस नहीं होगा, प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा, तब तक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो ही नहीं सकता है स्टूडेंट। क्लियर? सो मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट इज कंपलसरी। क्लियर? अगर एटमॉस्फेयर का और लंग्स का जो प्रेशर ग्रेडियंट है बराबर हो जाएगा तो ना तो एयर इनहेल होगी ना एयर एक्सहेल होगी, वो ऐसे रहेगा। एंड दिस कंडीशन आल्सो लीड्स टू द डेथ ऑफ द पर्सन, और ऐसे में भी इंसान की डेथ हो जाएगी। क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये सारी चीजें चाहिए। अब ये सब एक्टिविटीज जब करेंगे यानी हमारे रिब्स एक्टिव होंगी, ठीक है, हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स जब एक्टिव होंगी तब हमारे चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, एंड दैट लीड्स टू द व्हाट, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगा। क्लियर? तो लेट अस डिस्कस अबाउट द इनहेलेशन फर्स्ट। क्लियर? पहले हम लोग इनहेलेशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे इनहेलेशन होता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये एक चीज मैं और आपको बता दूं कि हमारी जो रिब्स होती है ना, क्लियर, यहाँ पे देखो छोटा सा डायग्राम में बता रहा हूँ। दिस इज द स्टर्नम, ये स्टर्नम बोन है। क्लियर? एंड दीज आर द रिब्स। आप इसी से समझ जाओगे, दीज आर द रिब्स। सब नहीं बनाऊंगा मैं, बस 4 रिब्स बना के दिखा दे रहा हूं आपको। तो आप देखोगे जैसे ये रिब्स हैं 1 2 3 4, तो रिब्स के बीच में, 2 रिब्स के बीच में इधर भी मसल्स होती हैं, इधर मसल्स हैं एक्सटर्नल, जो बाहर की तरफ रिब्स के बीच में जो मसल है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होगी। यानी आप इधर दिखाओ कि ये बाहर से ऊपर से लगी हुई हैं, दीज आर द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है? और अंदर की तरफ जो है, इधर से देखो अंदर की तरफ, यानी ये बाहर से जो हो गई दिस इज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और अंदर की तरफ जो है दैट इज द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्लियर? तो इंटरनल कॉस्टल मसल्स दे आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्लियर? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में इंटरकॉस्टल मसल्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये थोरैसिक चैम्बर की वॉल्यूम को, चेस्ट के वॉल्यूम को बढ़ाने और घटाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। क्लियर स्टूडेंट? तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आप देखोगे कभी एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, कभी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है। क्लियर? तो इसी की वजह से क्या है, आप देखोगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता रहता है। क्लियर?
अब देखो एक सिंपल सी लाइन में मैं आपको बता देता हूं कि इनहेलेशन अकर्स इफ द प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ठीक है, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और एक्सपिरेशन कैसे होगा? एक्सपिरेशन उल्टा होगा, इफ द पल्मोनरी प्रेशर यानी प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया। क्लियर? अब लेट अस डिस्कस इन डिटेल। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? नंबर 1, स्टेप नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इंक्रीजेस। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी का हमने वॉल्यूम बढ़ाया, देन व्हाट हैपेंस, ये दिस इज द डायफ्राम, ये डायफ्राम है, इट कम्स डाउन, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इट कम्स डाउन। ध्यान से देखिए, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, इट कम्स डाउन, ये बढ़ा, डायफ्राम को जगह मिली, डायफ्राम नीचे आ गया। जब डायफ्राम नीचे आ गया तो अब देखो यहाँ पे अब नीचे जगह बढ़ गई, है ना, यानी डायफ्राम के नीचे आने से क्या हो गया? डायफ्राम के नीचे आते ही क्या हुआ? आप देखोगे एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस का वॉल्यूम बढ़ा। एंटीरो पोस्टीरियर मतलब क्या? ये सामने का, सामने वाला और पीछे वाला, यानी ऐसे वॉल्यूम ऐसे बढ़ा, इस तरह से, इस डायरेक्शन में बढ़ा। क्लियर? एंटीरियर पोस्टीरियर का वॉल्यूम बढ़ गया। क्लियर? अब देखो आप, अब आगे क्या होता है? जब हमारा डायफ्राम नीचे आया, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, डायफ्राम नीचे आ गया, अब स्पेस मिलेगा, है ना, चेस्ट कैविटी को बढ़ने के लिए स्पेस मिलेगा, लंग्स को बढ़ने के लिए स्पेस मिलेगा। कैसे? लेट अस डिस्कस। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है? नाउ व्हाट हैपेंस, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो बाहर वाले रिब्स के बाहर जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और अंदर वाली जो होंगी वो एक्सपेंड करेंगी। तो रिब्स जो ऐसे सीधी है वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, वो रिब्स बाहर की ओर आ जाएगी, वो बाहर आ जाएगी, रिब्स बाहर आ जाएगी। क्लियर? तो रिब्स दे विल कम अप, रिब्स विल कम अप। क्लियर? रिब्स विल कम अप एंड दिस लीड्स टू व्हाट? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ व्हाट? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी। क्लियर? यानी इंटरकॉस्टल मसल्स की एक्टिविटी से, एक वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है क्या? डॉर्सोवेंट्रल इंक्रीज इन द वॉल्यूम, डॉर्सोवेंट्रल इंक्रीज इन द वॉल्यूम, यानी इंटरकॉस्टल मसल्स की एक्टिविटी से रिब्स एक्सपेंड की। क्लियर? व्हेन रिब्स एक्सपेंड, जब रिब्स एक्सपेंड कर रही है, बाहर की ओर आ रही है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है चेस्ट कैविटी का, किस डायरेक्शन में? डॉर्सोवेंट्रल डायरेक्शन में। डॉर्सोवेंट्रल समझ रहे हो? डॉर्सल साइड मतलब ये, है ना, और वेंट्रल साइड मतलब ये, इस साइड में। क्लियर? डॉर्सोवेंट्रल साइड में एक बार ऊपर नीचे बढ़ा, है ना, और एक बार फिर ऐसे बढ़ा। क्लियर? तो डॉर्सोवेंट्रल। क्लियर? यानी रिब्स ऊपर आई तो वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड का वॉल्यूम बढ़ गया, और हमारा डायफ्राम नीचे आया तो ऊपर नीचे का वॉल्यूम बढ़ गया। क्लियर? तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी increases. Clear? Diaphragm comes down. Clear? Then intercostal muscles, external intercostal muscle contract, internal intercostal muscle expands, ribs come up, ribs ऊपर आ जाती हैं, volume of chest cavity increases, chest cavity का volume क्या करता है? increase कर जाता है। Clear? Then lungs expand. अब अंदर जो हमारे गुब्बारे हैं ना, lungs, यहाँ पे जो आप गुब्बारे देखोगे, ये गुब्बारे यहाँ पे जो है, ये क्लियर? अब क्या करेंगे स्टूडेंट? ये अब देखोगे, ये अब एक्सपेंड करेंगे। तो जब लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट हैपेंस? द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीजेस। फिजिक्स का रूल है, आप पढ़े हो कि जब प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, देन व्हाट हैपेंस? एयर का प्रेशर जब बढ़ेगा तो क्या होगा? अब पढ़े हो ना, एयर का प्रेशर घटेगा तो क्या होगा? यानी हवा कब अंदर आएगी, कब बाहर जाएगी, ये आपको पता है ना। तो वॉल्यूम जब बढ़ा तो एयर प्रेशर कम हुआ। क्लियर? वॉल्यूम बढ़ा तो एयर प्रेशर कम हुआ। कहाँ पे? अंदर। किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेयर की कंपैरिजन में। तो आराम से एयर इज इनहेल्ड।
फ्रॉम हायर प्रेशर यानी फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द लोअर प्रेशर मीन्स इनसाइड द लंग्स द एयर इज इनहेल्ड वेरी इजीली। क्लियर? जब हमारे लंग्स एक्सपेंड कर गए, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, क्लियर? लंग्स में एयर प्रेशर घटा, है ना, क्योंकि हमारे लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घटा। लंग्स के अंदर पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्लियर? पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस और फिर क्या हुआ? बाहर से एयर अंदर आ गई। एयर इज नाउ इनहेल्ड। सो दिस वाज द वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन। क्लियर स्टूडेंट? तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ कैसे इनहेलेशन होता है। तो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है? यही शो कर रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये वॉल्यूम को इंक्रीज किए हुए दिखा रहा है और इसमें वॉल्यूम कम है इस डायग्राम में, है ना। इसमें आप देखोगे लंग्स का वॉल्यूम कम है, इसमें बढ़ा हुआ है, यू कैन इजीली सी। तो ये एक्सहेलेशन शो कर रहा है, ये इनहेलेशन शो कर रहा है। क्लियर? तो आई हैव डिस्कस द इनहेलेशन, नाउ कम टू द एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ इट, वो पूरी तरह से इसका उल्टा होता है। क्लियर? अब क्या होता है? नाउ डायफ्राम अब ऊपर की ओर आ गया। देखो अब एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम जो है वो क्या हुआ? नीचे गया। एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया, डिक्रीज हो गया। नाउ डायफ्राम अटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब डायफ्राम वापस कर्व होकर ऊपर चला जाएगा। देखो डायग्राम में ऐसे एरो बना हुआ है ना। तो as soon as the volume of abdominal cavity decreases, clear, then what happens? The diaphragm reaches to its original position. वो वापस डोम शेप्ड हो गया। क्लियर? वापस डोम शेप हो गया। अब ये ऊपर प्रेशर डालेगा, यानी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम अब कम होना है। तो नीचे से तो कम हो ही रहा है, यानी अब ये ऊपर गया तो वॉल्यूम अब कम हो रहा है। यानी जो हम लोगों ने पढ़ा था एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम बढ़ रहा था शुरू में, अब वो घटेगा। क्लियर? नाउ व्हाट हैपेंस? जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी ना, अब वो एक्सपेंड करेगी तो अब रिब्स हमारी जो ऐसे बाहर निकली हुई हैं वो सीधी हो जाएंगी, इधर से अंदर चली जाएंगी। नतीजा क्या होगा? व्हाट विल हैपन? द रिजल्ट इज डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। क्लियर? थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम अब कम हो जाएगा। क्लियर? इसका जस्ट अपोजिट। क्लियर? रिब्स कम अप। आप यहाँ पे देखते हो इनहेलेशन में तो रिब्स क्या होती है? कम्स डाउन। रिब्स कम्स डाउन ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, एक्सहेलेशन में डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो लंग्स क्या करेंगे? हमारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे जो गुब्बारे हैं उसके ऊपर अब प्रेशर पड़ेगा। भाई अब क्या होगा? ऊपर से चैम्बर का वॉल्यूम कम हो रहा है तो लंग्स के ऊपर क्या है? प्रेशर पड़ेगा। तो हमारे गुब्बारे के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा, है ना, जब दबेगा तो क्या होगा? अब उसका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो रहा है? अब घट रहा है ना। अब वॉल्यूम घट रहा है ना, प्रेशर पड़ने का मतलब वॉल्यूम घट रहा है ना। अब जब घटेगा तो क्या है? अब एयर प्रेशर जब अब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम घटेगा तो एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसकी कंपैरिजन में? एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंपैरिजन में। नाउ व्हाट हैपेंस? द एयर इज एक्सपेल्ड आउट। ठीक है? यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है ना, यानी प्रेशर पड़ा तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना। ठीक है? और वॉल्यूम कम होते ही अब क्या होगा? अब देखोगे कि एयर प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे एयर प्रेशर, अंदर का एयर प्रेशर बढ़ गया। ठीक है? नतीजा क्या होगा? एयर इज एक्सहेल्ड आउट। इस डायरेक्शन से एयर क्या होती है? वापस इट इज एक्सपायर्ड। इट इज एक्सपायर्ड। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस वाज द वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्लियर? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है, बट हियर इज द रोल ऑफ intercostal muscles, role of diaphragm. Clear? These play very important role. मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि डायफ्राम में अगर पंक्चर हो जाता है तो our lungs will be collapsed. Very easily lungs will be collapsed. The patient will die or the person will die. Cannot breathe properly. वो breathing नहीं कर पाएगा। Clear student? तो each and every organ of the body plays a very important role. So diaphragm plays a very important role. So activity of diaphragm, activity of intercostal muscles, clear, activity of the ribs, they help in breathing, they help in increasing and decreasing the volume of the thoracic cavity. और thoracic cavity का volume increase और decrease करता है तो inhalation और exhalation होता है। Clear student? तो
ये दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ सिंपल ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब एक दो चीजें आपको मैं बताता हूँ। इंस्पिरेशन में 2 सेकंड का समय लगता है, इनहेलेशन में हाउ मच टाइम इट इज टेकन, 2 सेकंड। क्लियर? इनहेलेशन इन्वॉल्व्स 2 सेकंड और एक्सहेलेशन में कितना समय लगता है? एक्सहेलेशन में 3 सेकंड लगता है, 3 सेकंड्स। आप करके देख सकते हो, परफॉर्म करके देख सकते हो। सांस ले रहे हो 2 सेकंड लेते हो, छोड़ते हो 3 सेकंड। क्लियर? तो इनहेलेशन टेक्स 2 seconds, exhalation takes 3 seconds. Clear? One inhalation and one exhalation make one breath. One inhalation and one exhalation make one breath. एक सांस किसको बोलेंगे? आपने लिया, छोड़ा, लिया, छोड़ दिया। This is called as what? One breath. One inhalation, one exhalation makes one breath. Clear? अब 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? हाउ मेनी टाइम्स डज अ पर्सन ब्रीथ इन 1 मिनट? तो अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी में इट इज रिटन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। क्लियर? बट एवरेज अगर आप देखो प्रैक्टिकली तो 15 to 18 टाइम्स आता है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। क्लियर? बट यू हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी डाटा, क्योंकि नीट एग्जाम में इसी डाटे से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। क्लियर? बट दिस इज आल्सो राइट। 15 to 18 अगर ऑप्शन में है और आपने लगा दिया तो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है? 15 to 18 टाइम्स होता है। क्लियर? इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एज आल्सो। छोटे जो बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, दे आर इन द ग्रोइंग स्टेज। क्लियर स्टूडेंट? ये ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, छोटे बच्चे ग्रोइंग स्टेज में हैं। क्लियर? उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। दे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। ठीक है? फॉर मोर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। तो ज़्यादा ऑक्सीजन कब जाएगा? जब ज़्यादा बार ब्रीदिंग होगी, तो उनकी ब्रीदिंग रेट फास्ट होती है, 20 to 22 टाइम्स पर मिनट। कितना होता है? 20। इन्फेंट्स में द ब्रीदिंग रेट इज 20 to 22 टाइम्स पर मिनट। क्लियर है ना? और जैसे जैसे एज ढलती जाती है, आदमी बूढ़ा होता जाता है, ब्रीदिंग रेट कम होती जाती है ना? और अल्टीमेटली जब आदमी लास्ट डेथ की कगार पे होता है, देन व्हाट हैपेंस? स्लोली स्लोली इट कम्स डाउन। और जब जीरो हो गई ब्रीदिंग रेट, मींस द पर्सन इज नाउ नो मोर, है ना? जब ब्रीदिंग रेट जीरो होगी तो इसका मतलब राम नाम सत्य है ना? सो दिस हैपेंस। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एज के भी ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया ना कि एज के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चा है, छोटा है, तो ब्रीदिंग रेट फास्ट है। फिर एडल्ट हो गया तो नॉर्मल एवरेज आ गया 12 से 16 या 15 से 18। और जब बूढ़ा होता जाता है तो और कम होता जाता है ना? क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द व्हाट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और मैंने आपको बताया ब्रीथ क्या होती है, वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन मेक्स वन ब्रीथ। क्लियर? अब हम लोग ये ब्रीदिंग को कैसे मेजर करते हैं? क्लियर? तो देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं स्पायरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? देखोगे जो चेस्ट फिजिशियंस होते हैं, दे हैव, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर को मेजर करते हैं, अस्थमा वगैरह के जो डॉक्टर हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, दे यूज दिस इंस्ट्रूमेंट एंड दिस इज नोन एज द स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर। क्लियर? दिस वर्ड इज रिटन इन एनसीईआरटी। किस लिए होता है स्पायरोमीटर? ब्रीदिंग मूवमेंट। क्लियर? फॉर मेजरिंग द ब्रीदिंग मूवमेंट, टू मेजर द ब्रीदिंग मूवमेंट, MOVEMENT, ब्रीदिंग मूवमेंट। क्लियर? समझ गए स्टूडेंट? सो ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज द spirometer. This is given in NCERT, and this spirometer clear helps in clinical assessment of pulmonary functions. ठीक है? ये pulmonary function जो होता है, लंग्स के जो फंक्शन होते हैं ना, उसको मेजर करने में ये इसका रोल होता है। कभी भी आप जाओगे अस्थमा क्लिनिक में जाओगे तो वहाँ पे वो कंप्यूटर से देखते हो, आपसे सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए बोलता है, और वहाँ पे स्पायरोमीटर में मेजर करता है कितना वॉल्यूम एयर गया, कितना रिलीज हो गया।
Clear? So I think this was sufficient for today's class, है ना? I hope that you must have liked this lecture. Whatever the contents which are given in NCERT, I have delivered to you. जो भी कुछ NCERT में mechanism of breathing से related है, ये मैंने आपको बताया. Clear? So next video में I would like to explain you the कैपेसिटी ऑफ द लंग्स. इसमें आप लोग पढ़ोगे टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होती है, IRV, ERV, ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. क्लियर स्टूडेंट? इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप. क्लियर? आप आज़ाद हो, यू आर फ्री. क्लियर? सो स्टूडेंट, दैट वेरी टफ टाइम इज गोइंग ऑन. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस लेना भी बहुत आसान नहीं है. रियली इट इज़ वेरी टफ. योर टीचर आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड. क्लासरूम टीचिंग इज डिफरेंट एंड दिस ऑनलाइन टीचिंग, रिकॉर्डिंग वीडियो, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. काफ़ी मेहनत लगती है स्टूडेंट, इसलिए आप वीडियो को बड़े आराम से देखिए, सीरियसली देखिए. NCERT बुक को जरूर पढ़िएगा. क्लियर? क्योंकि वही आपका मंत्र है. बाकी आवर लेक्चर्स आर द सपोर्टिंग मटेरियल. Clear? To clarify your doubt, contact to your NCERT book. You can say go through with the NCERT, watch the concerned videos. Clear? So very soon I will meet with you with another interesting topic of this chapter. Clear? Thank you very much. Have a nice day.